तो क्या कहना चाहोगे स्टूडेंट्स को कि किन 3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए इन लोगों को? तो एक तो आपको रिवीजन बार बार करना है, दूसरा आपको करंट अफेयर्स रेगुलरली फॉलो करना है, और तीसरा मैं यही कहूँगा कि कॉन्फिडेंस रखना है खुद के ऊपर। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में दीपक सा जलता देखोगे, कि सूरज सा तेज नहीं मुझ में दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। ये कुछ जानता हूँ। जियो पॉलिटिक्स से क्वेश्चन पूछा होगा। सर उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था कि अभी रिसेंटली अटलांटिक का सिग्निफिकेंस कम हो रहा है और पैसिफिक का बढ़ रहा है, क्या लगता है आपको? तो मैंने उनसे यही बोला था कि सर मुझे ऐसा लगता है कि अटलांटिक का सिग्निफिकेंस कम नहीं हो रहा है, ऑन द पार पैसिफिक का बढ़ रहा है। अच्छा ये बताओ कि इंटरव्यू में क्या हुआ और इंटरव्यू में कितने मार्क्स आए? और मेरे साथ एक इवेंट हुआ क्या कि मैं इंटरव्यू रूम के बाहर बैठा हुआ था, तो जो इंटरव्यू में लेडी मेंबर थी वो जब अंदर जा रही थी तो मैं उन्हें देख के खड़ा हो गया, तो एक बहुत अच्छी स्माइल पास की उन्होंने, और वो वही स्माइल उन्होंने थ्रू आउट द इंटरव्यू मेंटेन किया। नो ईगो नो एरोगेंस, ये अंतिम शब्द तुम्हारे टीचर की तरफ से तुम्हारे लिए, जैसे हो वैसे ही बने रहना है। या हेलो एवरीवन, वी हैव विथ अस टुडे प्रशांत, most probably the youngest IPS officer for this batch. Congratulations, Prashant. थैंक यू सर। Prashant was my geography optional student, and I shared a very different relationship with him. He was a very jolly good boy and very naughty in the class. That is all I could remember. इसका अपना 3 स्टूडेंट का एक गैंग था. Yes, sir. And all the 3 are very close to me. I'm very proud of you, Prashant. He got such good rank in his first attempt. That is commendable. तो पहले अटेम्प्ट में इतना बड़ा रैंक लाए हो तुम, बहुत बधाई तुमको प्रशांत। थैंक यू सर। और अपना ज्योग्राफी ऑप्शनल का जर्नी पे कुछ बताओ कि डे 1 टू डे लास्ट तुम कैसे तुम्हारा रहा ओवरऑल जर्नी? तो सर मैंने 2023 में अगस्त में आपका बैच ज्वाइन किया था, और बैच ज्वाइन करने के पीछे सबसे बड़ा कारण यही था कि जब भी ज्योग्राफी ऑप्शनल के बारे में बात करते थे तो ये नाम एक ही था, आलोक सर, उन्हीं के पास जाना है। तो मैं अगस्त में आपके यहाँ क्लास में इनरोल हुआ था, और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 4 महीने आपका बैच चला। पेपर 1 जैसे ही आपने पढ़ाना शुरू किया तो उस टाइम मुझे समझ आ गया था कि यही है जो भी है, और उस टाइम पे मैं मेरी जीएस का रिवीजन कर रहा था मैं, ज्योग्राफी का, और उस टाइम पे सोसाइटी वगैरह ये सब पोर्शन पढ़ रहा था, तो उसमें बहुत सारी सिमिलरिटी देखने को मिली। तो मैंने उस टाइम पे वो जो जीएस का पोर्शन था, जो अलग से नोट्स मैंने बनाए थे, वो सब छोड़ दिए थे। मैंने कहा कि ज्योग्राफी ऑप्शनल में ये सब पढ़ूंगा, इसी से वहाँ पे काम हो जाएगा। तो पेपर 1 मेरा बहुत अच्छा हुआ। पेपर 2 आपने पढ़ाना शुरू किया, आपने मटेरियल प्रोवाइड किया था, हाफ साइड पूरा मटेरियल था, हाफ साइड ब्लैंक थी, जहाँ पे आप और एडिशन करवाते थे। तो वो मैंने 15 दिन में वो नोट्स रिवाइज किए थे मेंस के टाइम पे, पेपर 2 हाँ पेपर 2 में। और पेपर 2 में मेरे मार्क्स भी अच्छे आए, 119 के आसपास आए, जो कि उस टाइम पे कहते थे कि पेपर 2 में स्कोर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उसमें बढ़िया मार्क्स आए। तो वो जो मटेरियल आपने दिया था, इसके बाद 119 तो वो जो मटेरियल आपने दिया था उसको पढ़ने के अलावा मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। और जो PYQ, जैसा आपने बोला था कि जो भी पिछले 12-13 साल के PYQ हैं उनको मॉडल आंसर तैयार आप कर लेना, तो वो सब मैंने तैयार किए थे, उनको रिवाइज किया था। और आप जो भी वीकली टेस्ट सीरीज़ यहाँ पे होती थी और जो मंथली टेस्ट सीरीज़ होती थी वो सब किया था। इसके अलावा आपने बाद में जब हमारा बैच ख़त्म हो गया था उसके बाद आपने एडिशनल टेस्ट सीरीज़ भी हम लोगों के लिए कंडक्ट की थी ताकि हम और अच्छा कर पाएँ, तो वो भी मैंने ज्वाइन की। और बाद में जब यहाँ पे मेंस की टेस्ट सीरीज़ थी वो भी मैंने कुछ टेस्ट लिखे थे उसके, और मैंने बस वही आपने जो मटेरियल दिया था और जो भी टेस्ट सीरीज़ आपने कंडक्ट की बस उसी पे रिलाई किया था, और अब तो पास हो गया हूँ, तो ऐसा लग रहा है सब कुछ बहुत अच्छा था। नहीं अच्छा है। पीटी में क्या ज्योग्राफी का रोल रहा तुम्हारे? पीटी क्वालिफाई करने में ज्योग्राफी ऑप्शनल हेल्प करता है, कैसे करता है, कितना करता है? पीटी में अगर आप लास्ट ईयर का अगर आप देखें तो ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के कम से कम 40 से 45 क्वेश्चन थे, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट और एसोसिएटेड साइंस एंड टेक। तो 2023 में जब मैंने आपका बैच ज्वाइन किया था तभी आपने बोल दिया था कि भाई ज्योग्राफी का रोल बढ़ रहा है, तो इसको पीटी के हिसाब से भी देखना। तो जैसे ही आप यहाँ पे कराते थे, जैसे आपने मैपिंग का पोर्शन बहुत अलग से करवाया था, वो हमें याद है आपने 2 एटलस मंगाई थी, एक स्कूल एटलस और एक ऑक्सफोर्ड वाली, तो वो लेके आते थे हम लोग। तो जैसे ही लास्ट ईयर पीटी अगर आप देखें तो 5 से 6 मैपिंग के क्वेश्चन उसमें आए थे,
जो कि मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं वो ऑप्शनल में ना पढ़ता तो क्या पता क्या ही होता, मतलब मैं कर पाता या नहीं कर पाता। वो हुआ। इसके अलावा जो नॉर्मल ज्योग्राफी होती है, ओशियनोग्राफी या क्लाइमेटोलॉजी हुई या जियोमॉर्फोलॉजी हुई, जिससे 6 से 7 क्वेश्चन वहाँ पे अपीयर होते हैं, वो तो ये मान लीजिए ऐसा हो गया था कि चलो आएंगे कर देंगे उनको सॉल्व हम। और एनवायरनमेंट पेपर 1 में ज्योग्राफी जीएस के लिए अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत सर मैंने नहीं पढ़ा, मैंने ज्योग्राफी भी नहीं पढ़ा, इंडियन सोसाइटी का बहुत सारा पोर्शन नहीं पढ़ा, इंटरनल सिक्योरिटी का भी बहुत सारा पोर्शन नहीं पढ़ा, क्योंकि वो पेपर 2 में था। तो पेपर 2 में जो आपने मटेरियल दिया था हमें, उनसे मैंने किया था, और एडिशनल मैंने PYQ के मॉडल आंसर तैयार किए थे, और जो कि रिपीट हुए, तो वो मदद की मेरे को। नहीं, अच्छा था। और एनवायरनमेंट में कितना मदद करता है? सर एनवायरनमेंट में आपने अलग से एक मटेरियल दिया था हमें, तो वो मैंने पढ़ा था। और उसमें ये था कि पहले तो मुझे SPC वाले क्वेश्चन तो मैंने छोड़ ही दिए थे। ये सोच लिया था कि ये तो मैं करने ही वाला नहीं हूँ, 100 में से अगर 2 आएंगे तो मैं 98 करने वाला हूँ। उसके अलावा जैसे कोप वाले थे या पॉल्यूशन रिलेटेड थे, वो मैंने उसी से पढ़ा था। और इसके अलावा एनवायरनमेंट में जैसे यहाँ पे भी सर ने पढ़ाया हुआ था GS कोर्स में, तो वो दोनों मिला के मेरा बहुत अच्छा हो गया था। और अभी तो ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट और एसोसिएटेड साइंस एंड टेक, उससे रिलेटेड जो साइंस एंड टेक हम पढ़ते भी हैं पेपर 1 में, तो उसका पोर्शन तो सर 40 से 45 क्वेश्चन है। और इस हिसाब से देखा जाए तो प्रीलिम्स तो आपका यही निकल जाएगा अगर आप 45 क्वेश्चन सही कर देते हैं। ज्योग्राफी का सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट है PT क्वालिफाई करने में। यस सर। ज्योग्राफी लोग कम ऑप्ट करते हैं, लेकिन जब मेंस लिखने की बारी आती है ना, जी सर, तो उसमें बाकी जो पॉपुलर सब्जेक्ट हैं उसके बराबर लड़के मेंस लिखते हैं। सर हम लोगों को 5 लोगों का ग्रुप है, यहीं से GS कोर्स किया हुआ था हमने, तो 4 लोगों का ज्योग्राफी ऑप्शनल था, उन चारों का PT हुआ। चारों का PT हुआ। तो अभी मेरे जो कुछ दोस्त हैं वो यही बोलते हैं, कहते हैं कि तुम्हारा ज्योग्राफी ऑप्शनल था इसलिए तुम्हारा PT हो गया। तो अब मैं उनसे बोलना चाहता हूँ, भाई आप भी ले लो, आप भी कर लो। दिस मैसेज शुड गो फार एंड वाइड, क्योंकि ज्योग्राफी को लोग मानते हैं कि बहुत सक्सेसफुल सब्जेक्ट नहीं है। अचानक से ऐसा कुछ सुनने को मिलने लगता है। तो अच्छा ये बताओ कि इंटरव्यू में क्या हुआ, और इंटरव्यू में कितने मार्क्स आए? सर इंटरव्यू में मुझे 193 मार्क्स मिले हैं। मेरा इंटरव्यू लगभग 30 मिनट चला था, और श्री शीलवर्धन सर का बूथ था मेरा, तो बहुत ही कॉर्डाइल बूथ था। और मेरे साथ एक इवेंट हुआ क्या कि मैं इंटरव्यू रूम के बाहर बैठा हुआ था, तो जो इंटरव्यू में लेडी मेंबर थी वो जब अंदर जा रही थी तो मैं उन्हें देख के खड़ा हो गया, तो एक बहुत अच्छी स्माइल पास की उन्होंने, और वो वही स्माइल उन्होंने थ्रू आउट द इंटरव्यू मेंटेन किया। और जब मैं आंसर दे रहा था तो जो इंटरव्यूअर थे उन्होंने सर को नोट किया बार बार, तो मुझे ये मैसेज आ रहा था कि मैं अच्छा जा रहा हूँ। तो मेरा 75% इंटरव्यू जो था मेरे डेफ पे था, मेरे पिताजी के प्रोफेशन, माताजी के, और मेरी बड़ी सिस्टर, मैं JNV से पढ़ा हुआ हूँ तो उससे पूछा था। इसके अलावा 25% ज्योग्राफी का था, एटलांटिक पैसिफिक, तो वो तो मैं ऐसे जैसे ही उन्होंने ज्योग्राफी का क्वेश्चन, मेरा सेकंड क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन मेरा हॉबी का था, सेकंड क्वेश्चन ज्योग्राफी का था कि एटलांटिक ओशियन में भाई पैसिफिक, एटलांटिक में और पैसिफिक में एक गार्बेज है, उसका ज्योग्राफिकल फैक्टर बताओ बनने का। तो मैं ये हो गया था कि अब बताएंगे, हाँ मैं कहा अब बताएंगे इनको। तो मैंने वो बताया, और मैं बता रहा हूँ 25 से 30% ज्योग्राफी क्वेश्चन थे, और वहाँ पे मैंने बिल्कुल भी मना नहीं किया। वो सारे क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए, उनको आंसर दिए। कुछ क्वेश्चन मैंने जो अटेम्प्ट नहीं किए वो क्वांटम कंप्यूटिंग वगैरह से रिलेटेड थे, जहाँ पे 2 या 3 बार मैंने उनसे बोला था कि सर मैं इसका आंसर नहीं जानता हूँ। कुछ जियोपॉलिटिक्स से क्वेश्चन पूछा होगा? सर उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था कि अभी रिसेंटली एटलांटिक का सिग्निफिकेंस कम हो रहा है और पैसिफिक का बढ़ रहा है, क्या लगता है आपको? तो मैंने उनसे यही बोला था कि सर मुझे ऐसा लगता है कि एटलांटिक का सिग्निफिकेंस कम नहीं हो रहा है, ऑन द पार पैसिफिक का बढ़ रहा है। तो उन्हें रीज़न दिया एटलांटिक का क्यों कम नहीं हो रहा है, क्योंकि आज भी नॉर्थ एटलांटिक ओशियन लार्जेस्ट ट्रेड रूट है नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच। इसके अलावा पैसिफिक का क्यों बढ़ रहा है, तो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे वही क्वेश्चन, जो वही आंसर जो मैं सोच रहा था कि ग्लोबल पावर वहाँ पे मौजूद है, चाहे वो रशिया हुआ, इंडिया हुआ, चाइना हुआ। इसके अलावा साउथ चाइना सी, इनको लेकर इश्यूज़ वहाँ पे चल रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ मलाक्का हुआ, जो कि जहाँ से 45% ग्लोबल कंटेनर ट्रैफिक पास होता है। तो वो सारे उनको मैंने रीजनिंग दी थी असरसन के पीछे, तो ये था। और कैसा फील हो रहा है तुमको? अब 22 इयर्स तो एज है तुम्हारी, और तुम क्वालिफाई कर गए, तो क्या कहना चाहोगे स्टूडेंट्स को कि किन 3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए इन लोगों को? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यही कहूँगा कि ये जर्नी ऐसी होती है कि यहाँ आपको कभी पता नहीं होता कि मेरा फाइनल लिस्ट में नाम आ जाएगा। मेरा प्रीलिम्स हुआ, मेंस हुआ, इंटरव्यू भी गया, इंटरव्यू 193 आया, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे इतने मार्क्स आएंगे। तो जब फाइनल लिस्ट आ रही थी, रिजल्ट आ रहा था 22 अप्रैल से पहले, तो मैं ये सोच रहा था कि मेरी इस बार रैंक आ जाए, चाहे वो 1009 आ जाए, बस रैंक आ जाए मेरी। लेकिन अच्छा हुआ, क्योंकि मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट को नहीं पता होता क्या होना है, क्योंकि कंपटीशन इतना है, सब अच्छा पढ़ते हैं, सब अच्छा कर रहे हैं। 3 मैसेज मैं यही दूंगा कि ज़्यादा मटेरियल नहीं पढ़ना है, जो भी क्लासरूम मटेरियल है, जो भी नोट्स हैं, उन्हीं पे
रहना है और बार बार रिवाइज़ करना है। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा पेपर में मदद मिलेगी। मेंस के टाइम पे मुझे याद है कि जीएस पेपर 3 में मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा था, क्योंकि उसमें स्कोरिंग नहीं होती। मैंने कहा और ज़्यादा पढ़ते हैं इसको। तो वहाँ पे मैं जब पेपर में बैठा तो मुझे बहुत सारे पॉइंट्स आ ही नहीं रहे थे, तो मुझे समझ आया रिवीजन करना ज़्यादा ज़रूरी था। तो रिवीजन पे ज़्यादा फोकस कीजिए। दूसरी बात, एक करंट अफेयर का सोर्स फॉलो कीजिए, चाहे वो द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, एक कीजिए। यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 2-2 3-3 करना चाहिए। मैं तो पिछले 5 साल से, 2020 से मैंने तैयारी शुरू की थी, पिछले 5 साल से द हिंदू पढ़ता आ रहा हूँ। वही मैंने पढ़ा है। उससे होता क्या है कि एक अंडरस्टैंडिंग आपको रहती है जो भी इवेंट चल रहे हैं, और कुछ भी अगर कुछ नया आपको न्यूज़ से मिल रहा है तो उसके आपके जो नोट्स हैं जो क्लासरूम में बने हैं वहीं पे ऐड कर लीजिए। क्योंकि अगर आप ऐसा सोचें कि अलग से इसके नोट्स बनाएं तो बाद में वो रिवीजन में दिक्कत देगा। तो एक तो आपको रिवीजन बार बार करना है, दूसरा आपको करंट अफेयर्स रेगुलरली फॉलो करना है, और तीसरा मैं यही कहूँगा कि कॉन्फिडेंस रखना है खुद के ऊपर। आपको हमेशा ये सोचना होगा कि आप कर सकते हो। नेगेटिव थॉट्स हमेशा आते हैं सर। मुझे याद है कि जैसे मेरे जो दोस्त हैं वो बहुत ज़्यादा कविता पढ़ते हैं हरिवंश राय बच्चन की, तो मैंने उस टाइम पे एक कविता मुझे सुनाई थी मेरे एक अच्छे दोस्त ने। तो उसने बोला था कि मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में दीपक सा जलता देखोगे, कि सूरज सा तेज नहीं मुझ में दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। तो जब भी मुझे नेगेटिविटी आती थी कि यार मेरा नहीं होगा, मैं जिस पृष्ठभूमि से आता हूँ, जिस क्षेत्र से आता हूँ वहाँ पे सिलेक्टेड हुई नहीं है, मेरा कैसे होगा, तो मैं यही सोचता था कि मुसीबतें आना है, बस आपको लगे रहना है। क्योंकि ये 5 साल की जर्नी बहुत कठिन रही है सर। मतलब मेरे परिवार में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई, लेकिन मैंने बस यही सोचा था कि अगर मैंने ये एग्ज़ाम निकाल लिया सब कुछ बदल जाएगा, परिवेश सब चेंज हो जाएगा। दिस इज़ द बिगेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव टू योर फैमिली एंड सोसाइटी। आज आपके पेरेंट्स कितने खुश, सेटिस्फाइड होंगे। तो एक आखिरी बात प्रशांत, अभी तो अटेम्प्ट एक और देना है आपको। यस। हाँ, तो मेरी तरफ से बेस्ट विशेज़, और आप अच्छा रैंक और भी बढ़िया टॉप 10 में आओ। थैंक यू सर। ठीक है प्रशांत, थैंक यू। Thank you, और sir. जैसे खूबसूरत इंसान हो वैसे ही बने रहना है। यस सर। नो ईगो, नो एरोगेंस। ये अंतिम शब्द तुम्हारे sir. टीचर की तरफ से तुम्हारे लिए है कि जैसे हो वैसे ही बने रहना है। ठीक है प्रशांत, थैंक यू।